हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कुछ न्यू खबर आई हुई कि आप लोगों का एग्ज़ाम शायद मार्च जो जनवरी में है, जनवरी में हो। तो आई होप कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई तो कर चुके होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले प्लेलिस्ट में 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं मुख्य सेविका के। तो आप लोग वहाँ पे जा करके वो 2 टेस्ट भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टेस्ट नंबर जो आज का है, ये टेस्ट नंबर 3 है और इसका जो पार्ट ए होगा, इस पार्ट ए में कुल 50 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो पार्ट सेकंड आएगा, इसका जो थर्ड का पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट बी जो आएगा, उसमें जो होंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, लेट ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। तो भारत में भारतीय नर नारियों के लिए जो मूल्य सर्वोच्च है वो कौन सा है। तो ये इनमें से सभी, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो भौतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और मानसिक मूल्य, ये जो सारे हैं, ये सभी जो है भारतीय जो नर नारियों के लिए सर्वोच्च हैं। तो फ्रेंड, अगर इस टेस्ट को मतलब टेस्ट अटेंड करने का तरीका ये है कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं वो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इससे पहले खुद से ट्राई करिए कि आप लोग कौन सा आंसर लगा रहे हैं। फिर जो मैं बता रहा हूँ उससे आप मैच कराइए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और जितने आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आज के जो 50 क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, विवाह विच्छेदन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये विवाह विच्छेदन का जो सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है, इसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे जो विवाह विच्छेदन है, विवाह विच्छेदन जिसको तलाक कहा जाता है, जिसमें मतलब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उसको जो कहा जाता है विवाह विच्छेदन कहा जाता है। तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। जब एक महिला जो है 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है बहुपति विवाह इसको कहा जाता है। जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो इसको बहुपति विवाह कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये बहुपत्नी विवाह है, बहुपत्नी विवाह जो कभी कभी इंग्लिश में इसका क्वेश्चन आता है, बहुपत्नी विवाह को जो है पॉलीगेमी कहा जाता है। पॉलीगेमी में जहाँ पे एक पुरुष जो है एक से अधिक पत्नियां रखता है, उसको जो कहा जाता है बहुपत्नी विवाह। और ये जो ग्रुप में जो सामूहिक विवाह है, सामूहिक विवाह जो है यहाँ पे समूह में विवाह किया जाता है। जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनका जो बिल्कुल एक ग्रुप बना के उनकी जो मैरिज कराई जाती है उसको सामूहिक विवाह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह किस विद्वान का कथन है। तो ये जो परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है, ये कथन जो कहा था, ये किसने कहा था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा था मीड ने, ये जो मीड विद्वान जो थे, इन्होंने इसको कहा था कि जो परिवार के प्रति निष्ठा में एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन, जब परिवार टूट जाता है तो उसमें जो निष्ठा और उसमें जो यूनिटी होती है वो क्षीण हो जाती है, तो उसी को जो कहा जाता है परिवार विघटन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, ज्वाइंट फैमिली की विशेषता कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये नहीं होती ज्वाइंट फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली में जो है एक परिवार का मुखिया होता है तो और उसी की चलती है, तो ये संयुक्त परिवार में होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका लक्षण नहीं है संयुक्त परिवार का। बाकी जो सामूहिक निवास सब ग्रुप में रहते हैं और सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्र होता है, जो मतलब सारे जो परिवार के मेंबर हैं उनके द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है वो एक ही स्थान पर रखा जाता है, मतलब उसका जो मालिक होता है एक ही बंदा होता है। और या जो पारस्परिक अधिकार का एवं कर्तव्य, सबके अपने अपने अधिकार और सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं, इसके बारे में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दबाव क्यों डाला जाए, इसका बारे में सोचना जो है ये आवश्यक नहीं कि दबाव क्यों डाला जाए। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाए। अगर किसी को मतलब किसी के लिए कोई सोर्स लगाना है या किसी को कोई दबाव डालना है तो इसमें ये नहीं सोचा जाता है कि दबाव क्यों डाला जाए, इसके बारे में नहीं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। तो आहारीय चिकित्सा का क्या उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे उद्देश्य जो है आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य हैं। देखते हैं इनके बारे में। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, ये भी जो है ये आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। रोगाणुवस्था में उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, ये भी इसका लक्षण है। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना, ये भी जो है आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, शरीर के तापमान में 1 फ़ारेनहाइट डिग्री परिवर्तन होने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बुखार कहा जाता है, फीवर कहा जाता है, जब इसमें जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट जब बढ़ जाता है तो हमारे शरीर से कितनी एनर्जी का नुकसान होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 7% जो एनर्जी का लॉस होता है जब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो काम करने वाली जो वयस्क स्त्री होती है, इसको एक दिन में जो कुल कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी है। ऐसी स्त्री को जो है 2060 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होगी। तो जो अगर एक बच्चा कुपोषित है या उसमें पौष्टिकता की कमी है तो उसकी जो सर की परिधि है उसमें क्या चेंजेस होंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है, उसकी जो परिधि, जो सर की परिधि, जो मतलब जो सर की चौड़ाई है, सर की चौड़ाई जो है उसकी छाती से छोटी होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे का सर है उसके जो चेस्ट के अकॉर्डिंग, उसका जो सर है वो छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित तो जो ट्राइजिल टेस्ट होता है इसका जो संबंध है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन करना, इसका संबंध है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ट्राइजिल टेस्ट है ये भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया, ये तो सभी को पता होगा। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है पोषण जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। तो जल किन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आई होप ये तो सभी को पता होगा कि जो पानी है या जल जो है ये किन 2 यौगिक से मिल करके बना हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो है जल बनता है। और इसका जो वाटर का जो फार्मूला होता है ये H2O जो है वाटर का फार्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 आयन होते हैं और ऑक्सीजन का 1 आयन होता है। तो इसका जो ये जल का जो रासायनिक फार्मूला है ये H2O होता है, H2O। तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व में शामिल है। तो जो घाव भरने के लिए जो मतलब सबसे अच्छा जो तत्व माना गया है, कौन सा तत्व माना गया है जिसको सेवन करने से जो अगर हमारे शरीर में कोई घाव है तो तेज़ी से सही हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता। जो जिंक है, जो अगर भोजन में पर्याप्त मात्रा में अगर जिंक उपस्थित होता है तो घाव शीघ्रता से भरता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है, ये जो है ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसके बारे में और देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती रहती है, जो सबके जीवन में घटित होती है। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रगति होती है सामाजिक होती है तथा बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह प्रकृति में सार्वभौमिक घटना है और सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक होती है। तो यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन की जो ये गति समान या अतुलनीय होती है ये गलत है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है वह असमान होती है और अतुलनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। तो अंतरपीढ़ी जो संघर्ष होता है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य होते हैं, ये अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और यहाँ जो अंतरपीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है कि परिवार में जो झगड़े होते हैं इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए पूछा गया है। तो इनके लिए कोई मानवीय मूल्य इनमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी जो पश्चिमी मूल्य मतलब वेस्टर्न कल्चर जो आ जाता है, कि वेस्टर्न कल्चर जो आता है उससे उससे संघर्ष पैदा होता है। आधुनिक शिक्षा की वजह से भी ये देखने को मिलता है। और परिवार की संरचना में परिवर्तन, अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है उसको न्यूक्लियर फैमिली बनाना है या उसको एकांकी परिवार बनाना है, तो उसमें भी जो है पीढ़ी संघर्ष शामिल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीय मूल्य जो है ये अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिहास संबंध है। तो परिहास संबंध परिहास संबंध जो है इसको जो कहा जाता है जॉकिंग रिलेशन, मतलब हंसी मजाक वाले रिलेशन हैं उनके बारे में पूछा गया कि कौन से ऐसे परिहास संबंध कौन कौन से हैं, जॉकिंग रिलेशन कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीजा साली का जो बातें होती हैं इनको जो कहा जाता है परिहास संबंध कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है जॉकिंग रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का था, इसके तहत जो है हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1955, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो ये प्रभावी हुआ है इसके बारे में पूछा गया। तो ये जो प्रभावी हुआ है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ। जो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये जो 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावित हुआ। जबकि यह अधिनियम जो है ये जो अधिनियम था ये सन 2005 में बना था। ये अधिनियम जो है सन 2005 में बना था, जबकि प्रभावी ये जो हुआ 2006 में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों की कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। तो ये जो लड़कियों की जो कानूनी विवाह की उम्र जो 14 वर्ष से, मतलब इससे पहले जो 15 वर्ष से पहले 14 वर्ष थी, तो इसको बढ़ा करके 15 वर्ष जो किया गया था। ये जो हिंदू कोड बिल था 1956 का जो था, इसके तहत जो है लड़कियों की जो विवाह की उम्र को बढ़ा करके 15 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, लिंग भिन्नता या विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें। तो इसके बारे में पूछा गया, जो लिंग भिन्नता या जेंडर डिस्पैरिटी जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसमें जो लिंग भिन्नता एवं विश्लेषणात्मक रूपरेखा के बारे में बताया गया, तो इसके लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, इसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती। तो ये जो जनसांख्यिकी की जो खिड़की नहीं खुलती, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम शक्ति में बच्चों के प्रवेश के द्वारा जो है जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है तथा जो बाल श्रम एवं विनिमय अधिनियम 1986 में उल्लिखित है, अतः इस कारक को जननांकी में शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों की जो श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है इसमें नहीं माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। तो भारतीय समाज कार्य के जो जनक थे, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। डीपी मुखर्जी जो है ये भारतीय समाज कार्य के जनक थे। और जो डीपी मुखर्जी को जो भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। समाज कार्य का संबंध सेवा एवं शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है, जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के बीच जीवन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयत्न करता है। इसको जो कहा जाता है समाज कार्य कहा जाता है। तो इसके जो जनक थे डीपी मुखर्जी थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो जो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो की गई थी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 1953 में जो समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो है समाज कल्याण जो बोर्ड है, समाज कल्याण बोर्ड में जो है महिला विकास एवं सशक्तिकरण को स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी निश्चित करना जो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के लिए जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है,
कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र या पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक या कारण है? तो ये किस सिद्धांत के द्वारा कहा गया है? तो ये जो सिद्धांत है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्रांतिकारी नारीवादी सिद्धांत है इसके द्वारा ये बोला गया है कि जो पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख कारण है। तो इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो पितृतंत्र है बेसिकली ये जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है इसके उत्पीड़न के लिए बात कही गई। जो पितृतंत्र है ये जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है उससे जो उत्पीड़न पैदा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको जो बताया है ये क्रांतिकारी नारीवादी जो है उसने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समकालीन एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थ का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? तो जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सबसे अधिक लोग किस धार्मिक समूह में, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो सबसे ज़्यादा देखा गया है ये ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा देखा गया है। ईसाई धर्म के लोग जो हैं ये नशीले पदार्थों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं। तो ये देखा गया ईसाई धर्म में देखा गया। और ये जो देखा इसके लिए रिपोर्ट आई थी, एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया है कि ईसाई धर्म में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृत कहा गया है? तो गरीबी की संस्कृत किसे कहा गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो गरीबी की संस्कृत जो कहा गया है, गंदी बस्तियां जो हैं इनको जो है गरीबी की संस्कृत कहा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। गंदी बस्तियां जो हैं ये गरीबी की संस्कृत कहा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो देखते हैं, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्राकृति के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है? तो ये कौन सी गरीबी होती है जिसमें इन सब मूलभूत जो संसाधन होते हैं, जैसे मूलभूत जो संसाधन है भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं आश्रय, शिक्षा, ये सब जो है ये मूलभूत संसाधनों में आती हैं। तो इनको जो दर्शाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो संपूर्ण गरीबी जो टोटल पॉवर्टी जो होती है, संपूर्ण गरीबी जो है ये इन मूलभूत संसाधनों को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान या मेजर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो निरपेक्ष प्रतिमान है इसका प्रयोग किया जाता है जो गरीबी का आकलन करने के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत में गरीबी के आकलन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन रेखा कहा जाता है। इस विधि द्वारा निर्धनता की माप करने की विधि को जो कहा जाता है, जब ये जो पॉवर्टी लाइन के द्वारा जो निर्धनता का जो मापन किया जाता है इसको जो कहा जाता है हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। हेड काउंट रेशियो इसको कहा जाता है। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निरपेक्ष प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? तो भारत की जनसंख्या में जो सर्वाधिक वृद्धि दर जो देखी गई ये कौन से दशक में देखी गई, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1961 से 1971 के बीच में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक रही। इस टाइम पर जनसंख्या जो वृद्धि हुई ये जो हुई 24.80% की वृद्धि दर देखी गई जो है इस टाइम पे। 1961 से 1971 के टाइम पे जो जनसंख्या की वृद्धि हुई ये जो 24.80% हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये कब पारित हुआ इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया गया। और जो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये 1955 में पारित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो जो पहली जनगणना जो हुई थी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ए हो जाएगा। लॉर्ड मायो के कार्यकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी। और ये जो हुई थी 1872 में जनगणना हुई थी। 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी। लेकिन जो है फिर जो लॉर्ड रिपन थे उनके कार्यकाल में जो है 1881 से जो है ये प्रॉपर तरीके से होने लगी थी। तो जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में जो है ये जो पहली जनगणना हुई थी और ये 1872 में हुई थी। उसके बाद जो लॉर्ड रिपन आए थे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से प्रॉपर कंटिन्यू जो मतलब होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और जो यहाँ पे जो जनगणना होती है, जनगणना जो होती है ये हर 10 साल पे होती है, हर 10 साल पे जनगणना होती है। तो अभी जो लास्ट जनगणना हुई थी ये 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। और जो अभी जो होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन उसको डिले कर दिया गया है। तो जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे लास्ट जो जनगणना हुई उससे पूछे जाएंगे। तो लास्ट जनगणना जो हुई थी ये 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध के संबंध में नहीं है? तो विवाह निषेध मतलब जो ऐसे विवाह जिनको मना किया जाता है उनसे किसका संबंध नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। किन विवाहों को जो मना नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बहुविवाह जो है, इसका ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा। जो बहुविवाह जो है इसको निषेध नहीं माना गया। बाकी ये जो ऑप्शन ए, सी और जो बी हैं, इन सारे विवाह को जो है निषेध माना गया है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके जो बहुविवाह के बारे में देखते हैं। तो जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तब ऐसे विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। इसके आधार पर बने हुए परिवारों को बहुविवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाही परिवारों में एक से अधिक यौन साथी एक साथ रहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 34, मिताक्षरा एवं दायभाग क्या है? तो मिताक्षरा एवं दायभाग क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मिताक्षरा और दायभाग जो है ये हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो है, इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है तथा उत्तर का जो चुनाव नीचे दिए कूट में करना है। तो ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। इसका जो कूट दिया हुआ है इसमें इसको मिलाना है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चेतन और अचेतन का नियंत्रण। तो चेतन और अचेतन का जो नियंत्रण है ये कूले और बर्नार्ड ने बताया था। तो ए का जो मिलान है, ए का 4 से मिलान होगा। तो देखते हैं, तो ए का 4 इसमें मैच कर रहा है। ए का 4 जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है ए का 4। तो इस बिहाफ से जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, तो यहाँ ए का जो है 4 हो जाएगा। अब देखते हैं बी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है इसके बारे में जो बताया था कार्ल मैनहिम ने बताया था। तो इसका जो बी का जो हो जाएगा मिलान, जो ये फर्स्ट से हो जाएगा। और जो यहाँ पे सी जो दिया हुआ है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, तो इसके बारे में जो बताया था ये किम्बल यंग ने बताया था। तो ये इससे मिल जाएगा। जो यहाँ पे डी है संगठित और असंगठित नियंत्रण, तो इसके बारे में जो बताया था जॉर्ज गुरविच ने बताया था। तो डी का जो मिलान हो जाएगा तो ये 3 से हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस जो ये है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके मिलान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो ऐसे परिवार को जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनको जो कहा जाता है रक्त मूलक परिवार इनको कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी को परिधि में रखा जाता है और तथा इसके केंद्र में जो स्थित जो है जो रक्त संबंधियों को रखा जाता है। तो ऐसे परिवारों को जो कहा जाता है रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? तो महात्मा गांधी के लिए जो बापू शब्द का जो प्रयोग करना, ये जो उदाहरण है इसको जो कहा जाता है मानित नातेदारी का ये उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को जो बापू जो है, ये जो प्यार से बापू जो कहा जाता है, तो इसका जो उदाहरण है ये मानित नातेदारी का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? तो किसने जो है ये सामाजिक नियंत्रण के ये यंत्रकारी रूप में जो इसकी व्याख्या की है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्माइल दुर्खिम जो है इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। तो जो परिवर्तन का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, यह इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो इंगित करता है कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन करना, ये इंगित करता है कि जो है परिवर्तन के द्वारा ही क्रांति आती है। तो ये जो इंगित करता है कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन करना, ये इंगित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आगे नेक्स्ट जो वीडियो डाली जाएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ डाहरनडार्फ का जो सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत जो था ये विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित था। तो ये इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? तो ये जो समर्थन किया था इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाई बी दामले जो हैं इन्होंने इसका समर्थन किया था। वाई बी दामले ने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ये हैजा का लक्षण है। हैजा का लक्षण है और ये जो हैजा का लक्षण है, और हैजा जो है ये जो है दूषित पानी की वजह से हैजा होता है। और ये जो होता है इसका जो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कैलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा जो है हैजा होता है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 43 है, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग डैश के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो गलसुआ चेचक फेफड़े और क्षय रोग जो है ये उदाहरण है, ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वायु संचरण, ये जो है जो वायु के द्वारा जिनका जो संचरण होता है, तो ये वायु संचरण रोग हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सारे रोग हैं ये एयरबॉर्न डिजीज़ हैं, एयर के थ्रू इनको जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो इनमें कौन सा जो विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा विटामिन B1 जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी जो है विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए जो है ये सारे विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल हैं, ये जो वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि जो पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन जो है, जो शब्द विटामिन, इस विटामिन की जो खोज कब की गई, मतलब इस विटामिन की जो खोज है ये किसने की? तो विटामिन की जो खोज है ये एक साइंटिस्ट थे, फंक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1912 में जो है विटामिन की खोज की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन की जो खोज की थी ये साइंटिस्ट जो थे फंक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो 45 जो क्वेश्चन है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता। तो वायु जनित संक्रमण के कारण कौन सा रोग नहीं होता इसके बारे में पूछा गया है। तो जो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी जो है ये वायु जनित रोग नहीं है, क्योंकि वायु जनित रोग ये नहीं है, ये जो होता है ये वायरस के थ्रू होता है। बाकी ये जो टीबी और खसरा चेचक ये जो सारे हैं ये जो होते हैं ये वायु जनित संक्रमण के कारण होता है। बाकी जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दाद रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो रिंग वॉर्म जो दाद होता है, दाद जो ये बीमारी है ये कवकीय बीमारी है, ये कवक के द्वारा ये फैलता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दाद जो है ये कवकीय बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एंथ्रेक्स एक प्रकार का डैश के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार का है, ये किसकी वजह से होता है? तो एंथ्रेक्स जो है ये एक वायरस है, ये एक वायरस है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है वायरस के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? तो प्लेसेंटा का जो वजन होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा जो शिशु की नाल होती है, इसका जो वजन होता है ये शिशु के वजन का लगभग 1/6 होती है। मतलब शिशु के वजन का जो है एक छठा भाग जो है ये प्लेसेंटा का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है? तो ये जो प्रसव, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अप्रत्याशित प्रसव जो है इसमें जो पहले और दूसरे चरण की जो संयुक्त अवधि होती है 2 घंटे से कम होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद के जो 50 क्वेश्चन होंगे ये इसके पार्ट बी में होंगे। तो फ्रेंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो ताकि जो सेकंड वीडियो डाला जा सके उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें इसके 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं, आप लोग उस टेस्ट दे करके अपना रिवीजन कर सकते हैं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को शेयर करें फ्रेंड, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।